हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए भाई, सब कर लो तुम तो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब। ठीक है, चलो। अब होमवर्क में क्या था आज? सही। एनसीईआरटी थी ना, चलो एनसीईआरटी निकालो फिर। कंप्लीट शीट तो शायद कल से डिस्कस करेंगे अपन। आज तो एनसीईआरटी में 7.9 और 10 थी। हाँ, एनसीईआरटी कर लेते हैं, शीट भले ही कल कर लेंगे, शीट से नहीं है दिक्कत। शीट वाला मैटर कल कर लेंगे, बट एनसीईआरटी तो आज ही करेंगे बेटा, है ना। एनसीईआरटी तो आज ही करेंगे। चलिए, 7.9 में बोलिए क्या पूछना है। 7.9 बोलिए भैया, क्या करें। 7.9 में क्या पूछना है? क्वेश्चन नंबर 15 और 20। 16 तो बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो अगर 16 आपको करना है तो आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। या तो उससे कर लीजिए डिवाइड करके, या फिर भाई डिवाइड करके पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे x+1 x+3 बन रहा है। तो पहले डिवाइड कर लीजिए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लीजिए, पहला मेथड। और अगर उससे नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप टाइप 11 से भी जा सकते हैं, बिल्कुल। जिसमें आप ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को लिखेंगे a इंटू नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस b इंटू नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस c। आप उससे भी जा सकते हैं, दोनों विकल्प आपके पास खुले हुए हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये तो 20 तो बेटा पहले वाला दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग है, पहले वाले में बाय पार्ट्स लगेगा और दूसरा वाला साइन का डायरेक्ट माइनस कॉस हो जाएगा, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ये भी तो जो आज ऑफलाइन में पढ़ाया वही पढ़ाएंगे। नहीं बेटा, आज ऑफलाइन वाला नहीं पढ़ाएंगे, ऑफलाइन वाला तो कल आएगा ना, क्योंकि ऑफलाइन वालों की ज्यादा क्लास लगी ना। आज ऑफलाइन वाला नहीं पढ़ाएंगे, आज तो ऑफलाइन में वो पढ़ाएंगे जो ट्यूसडे को मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन में। आज वो है, क्योंकि ट्यूसडे शाम को अपनी क्लास नहीं थी। तो आज तो लगभग मैं वो पढ़ाऊंगा जो मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग को ऑफलाइन में पढ़ाया था, है ना। तो आज उसका नंबर है। फिर कल परसों, हाँ, क्योंकि परसों उनके ऑफलाइन वालों के लिए तो वो बराबर हो जाएगा। चलिए, हो गया, ये हो गया बेटा। 7.9 कंप्लीट सबकी। चलो 7.10 में बताओ कोई। 7.10 क्वेश्चन नंबर 6 और 8। 6 में क्या है? 6 तो बेटा क्वाड्रेटिक है ना। 6 तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट में बदल लो 6 को, तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट में। आंसर तो इसलिए नहीं आया होगा ना बेटा शिवम, तुमने इसमें कोई खतरनाक सी अप्रोच लगा दी होगी बेटा शिवम, इसलिए आंसर नहीं आया होगा। माइनस माइनस की गलती कर दी होगी, फॉर्मूले उल्टे सीधे बना दिए होंगे। आपके पास टैलेंट की कमी थोड़ी ना है शिवम। अब भाई dx अपॉन क्वाड्रेटिक में आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि कुछ नया इनोवेशन कर दिया होगा। देखो ये ऐसे ही लिखा था क्या कि माइनस माइनस की गड़बड़ कर दी थी यहाँ पे। तो अब ये क्या बन जाएगा? dx अपॉन 2 का, इसको तो 4 ही रखो। इसको कितना लिखेंगे? x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 और करना पड़ेगा। √17/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले इसको माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और फिर ये वो वाला फॉर्मूला बनेगा 1/2 एल एन मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। ठीक है।
शिवम, बोलो भाई। शिवम कह रहा है इसके बाद ही तो नहीं आ रहा। अरे तो बेटा इसके बाद भी अगर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा तो महान हो तुम। ऐसा क्या अरबी में या रोमन में लिखा है कि इसका आंसर पीछे 7.10? एनसीईआरटी में आंसर क्या है, इसका कोई अलग भाषा में लिख दिया क्या फिर? देखो भैया आंसर कोई रोमन में लिखा हुआ है कि अरबी फारसी में लिखा हुआ है? वाह भाई वाह। भाई इसी फॉर्म में तो आंसर लिखा है शिवम। इसी फॉर्म में तो आंसर लिखा है, ये देख। दिख जाएगा कैसे मैं दिखाऊंगा क्या बड़ा करके? शिवम ये आंसर देखो बेटा। ये दिखा आंसर शिवम। ये 1/√17 दिख तो रहा है। अच्छा हाँ, वो रेशलाइजेशन नहीं नहीं, इसने रेशलाइजेशन नहीं किया होगा। वो एक्स माइनस है अपॉन एक्स प्लस से आएगा ना, तो फिर उसका कुछ रेशलाइजेशन वगैरह करना होगा। लिमिट डालनी पड़ेगी ना, लिमिट डालने के बाद रेशलाइजेशन करना पड़ेगा इसने, क्योंकि नीचे अंडर रूट नहीं आ रहा ना आंसर में। नीचे अंडर रूट नहीं आ रहा तो रेशलाइजेशन करना होगा, उससे आ जाएगा आंसर। उसने रेशलाइजेशन नहीं किया होगा। अभी आज रेशलाइजेशन करना है ये भी बताएंगे क्या? रेशलाइजेशन करना पड़ेगा, इसी फॉर्म में आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बोलो और कुछ है क्या बेटा जल्दी से? बाकी हो गए क्या? क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चे पूछ रहे हैं। 8 में क्या है? e⁻2x। ठीक है, 2x को t ले लो तो प्रॉपर्टी बना देगा मेरे ख्याल से ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की। 2x को t ले लो बेटा, तो 2x को t लोगे तो फिर ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा e⁻t एफ टी प्लस एफ डैश टी। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2x को t ले लो तो फिर ये जो पूरा कन्वर्जन तुम्हारा जाएगा वो e⁻t एफ टी प्लस एफ डैश टी में चला जाएगा dt में। नहीं, e⁻2x को t मतलब बेटा सिर्फ 2x को ही t ले लो ना, क्योंकि अंदर तो वही लिखा हुआ है 1/x और -1/x²। तो सिर्फ 2x को t लेने से ही कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर को भी मत लो, क्योंकि e की पावर लोगे तो और अपने लिए दिक्कत है ना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नजर आ जाएगी। सिर्फ 2x को ही लो, है ना, तो उससे डायरेक्ट ज्यादा आसानी से दिख जाएगा, है ना। हो जाएगा ना, जिसने पूछा था वो कि मैं करूँ इसको, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। 2 की पावर x को t लिख देना, तो डायरेक्ट e⁻t एफ टी प्लस एफ डैश टी में बदल जाएगा, है ना। चलो बस यही था। चलो क्लास नोट्स में आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। क्लास नोट्स में आगे बढ़ते हैं और ठीक है, बाकी शीट का डिस्कशन तो कल और परसों 2 क्लास में करेंगे। कल अपन 1 और 2 का जो भी बच रहा है 2 तक का काम कल पूरा कर लेंगे, और 3 का काम परसों पूरा कर लेंगे, है ना। चलो, अब क्लास नोट्स में आ जाओ। क्लास नोट्स में क्या रह रहा था? एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो उसी पे आएंगे। क्वेश्चन दिया था तो HW वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। HW में कौन सा क्वेश्चन दिया था? अच्छा वो दिया था क्या, F1 = 3 F'1 = 2, 0 से 1 x² F"'x हाँ, तो वो तो बाय पार्ट से आ जाएगा ना। चलो
उसी क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था उस पे आते हैं। आंसर तो अभी देखते हैं बेटा, आंसर 6 है उसका। वो क्वेश्चन था F1 इक्वल्स टू 3, F'1 इक्वल्स टू 2 और 0 से 1 fx dx किसके बराबर है 5। ठीक है, और हमें ये निकालना था बेटा 0 से 1 f डबल डैश x। तो जैसा कि दिख ही रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा बेटा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और ये होल इंटीग्रेशन। तो अभी आपके पास ये तो कितना हो गया बेटा f'1 और वो 0 हो गया, माइनस ये भी आपका fx हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें सवाल में, ऐसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 0 to x 0 to 1 माइनस 0 to 1 2x f डैश x dx। तो ये तो तुम्हारा f'1 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो fx 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 fx dx। f'1 3 है 2, ये f1 हो जाएगा f और ये 2 था माइनस 2, ये कितना हो जाएगा f1 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 5। तो ये 2 + 4 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 6 था। चलो, और कुछ तो नहीं दिया था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लास्ट सवाल कौन सा करा दिया था मैंने, लास्ट सवाल कौन सा करा दिया था, एक ये बताऊं मैं। टेन इनवर्स वाला करा दिया था, ठीक है, ओके ओके ओके, टेन इनवर्स वाला मैंने करा दिया था। चलिए, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। वो टेन इनवर्स था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में आप लिखो 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। इस सवाल को आपको करना है ना। अब ये सवाल अपन ने बाय पार्ट्स में भी किया है सेकंड फंक्शन 1 लेके, लेकिन आप यहाँ पे इसको किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। करेक्ट है। और आप साइन इनवर्स एक्स को कितना लेंगे, थीटा। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा। बाय पार्ट से भी कर चुके हैं अपन इसको, बट अभी हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। साइन इनवर्स 0 0 साइन इनवर्स 1 π/2
साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना तो डी एक्स कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ से होगा, बाय पार्ट से होगा। पूरा मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन लिख दिया है, आंसर इसका आपके पास लिखा हुआ है। कल जब आपने बाय पार्ट से किया था पिछली क्लास में, वही आंसर इससे आएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आंसर सेम आएगा। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। ये एक अच्छा सवाल हम करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इस तरह का एक सवाल मैंने इंडेफिनेट में भी किया था, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एल एन एक्स डी एक्स, एल एन एक्स डी ऑफ एल एन एक्स। ये सवाल मैंने इंडेफिनेट में भी कराया था आपको, और अब इसी सवाल को मैं डेफिनेट में भी कराऊंगा। इस तरह का एक सवाल इंडेफिनेट में भी कराया था, है ना। हाँ, अब इस पर्टिकुलर सवाल में, अच्छा ये 8 का आप लिख लें, मैं इसको रफ करूंगा, 8 को आप लिख के कंप्लीट करें। अब देखिए मैं बताता हूँ हमने इंडेफिनेट में इसको कैसे किया था। जब मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको किया था, इसी तरह का सवाल था, और अगर मान लीजिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही सवाल होता तो मैं इसको कैसे करता, मैं वो पहले आपको समझ आ रहा हूँ। 1 मिनट यार, मेरा एक्चुअली मामला, हाँ समझ आ रहा है। तो मैं इसको कैसे करता इंडेफिनेट में, मैं इसको ऐसे करता, ये डी एल एन एक्स का मतलब 1/x dx हो जाता, तो ये x से dx हो जाता बेटा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाता। इंडेफिनेट में तो सोचना ही नहीं है, ऐसे कर देना। ठीक, चलो अब डेफिनेट की हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेट में अब हम इसको कैसे करेंगे, तो वो समझिए कि डेफिनेट में हम इसको कैसे करेंगे। इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बढ़िया करनी है, ठीक है। अब इंडेफिनेट में इसको हम कैसे करेंगे वो समझो। अगर हम इसी मेथड से जाना चाहते हैं, है ना, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ गए, तो अब ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। ये एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको 1/x dx कर देंगे तो ये लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी बेटा, ये लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी इसको समझो। यहाँ वेरिएबल क्या है, एल एन एक्स, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स। अब इस लिमिट का मतलब है एल एन एक्स 1 से 2 जा रहा है, यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो लिखना पड़ेगा। भाई इस लिमिट का मतलब क्या है कि एल एन एक्स 1 है, इस लिमिट का मतलब क्या है कि एल एन एक्स 2 है। भाई आपका एल एन एक्स ही तो जा रहा है 1 to 2, तो जब एल एन एक्स 1 है तो x कितना है बेटा, e, और x कितना है e स्क्वायर। तो जब एल एन एक्स 1 हुआ तो x कितना है e, e से e स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा e टू e स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू ई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा, e की पावर 4 माइनस e की पावर 2/2। ये लिमिट चेंज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ एल एन एक्स था, एल एन एक्स की जगह एक्स आ गया। अब ये समझ में आ गया बात तो डन बोले, फिर एक चीज और सिखाता हूँ तुम्हें। हाँ समझ में आ गया हो तो डन बोलो, फिर एक थॉट और देता हूँ तुम्हें। अरे आगे ये दोनों लिख लिए, दोनों लिख के डन करो, मैं रफ करके एक और चीज समझाता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं इसको एक अलग ही तरीके से सोचता हूँ। अब मैं इसको एक अलग ही तरीके से सोचता हूँ। अलग तरीके से क्या सोच रहा हूँ, इस मैंने एल एन एक्स को टी समझ लिया, तो एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर टी। तो अब ध्यान से समझना मेरी बात, 1 से 2 ई की पावर 2t dt, ई की पावर 2t/2, 1 से 2 ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 2/2, ये आंसर। अब ये बात समझ में आई जो मैंने किया। अब देखो यहाँ बात को समझो, मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया लेकिन लिमिट चेंज नहीं हुई है बेटा। सब्स्टिट्यूशन तो लगा ली, क्यों, क्योंकि ये एल एन एक्स 1 से 2 जा रहा है, और अगर एल एन एक्स 1 से 2 जा रहा है तो टी भी तो 1 से 2 ही जाएगा।
ln x 1 से 2 जा रहा है तो t भी तो 1 से 2 ही जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ये जो लिमिट लगी होती है वो इस वेरिएबल की लगी होती है टी की। यहाँ पे लिमिट लगी है तो इस वेरिएबल की लगी है, डी के साथ जो वेरिएबल होता है ना उसकी लिमिट लगी होती है। अब डी के साथ वेरिएबल ln x है तो ये ln x की लिमिट लगी हुई है, ये ln x की लिमिट लगी हुई है। क्लियर है ये बात सबको? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, सब कुछ क्लियर। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और एक सुंदर सा सवाल कराता हूँ, एक और बढ़िया सवाल। चलो अब सवाल लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स बराबर है 1/3, एफ ऑफ 0 है 0 और एफ ऑफ 1 है 1। देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ इनवर्स वाई डी वाई। निकालो बेटा, एफ इनवर्स वाई डी वाई निकालो, एफ इनवर्स वाई डी वाई ये निकालो। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको करो। फिर इससे भी एक बढ़िया सवाल तो मैं दूंगा, ये भी अच्छा सवाल है, फिर एक इससे और अच्छा, एफ इनवर्स वाई डी वाई 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स 1/3, एफ 0 0 एफ 1 1, देन फाइंड 0 से 1 एफ इनवर्स वाई डी वाई। बिल्कुल, इससे क्या हम वेरिएबल की डेफिनेशन को समझना चाह रहे हैं। चलिए पहले सोचिए, 2 मिनट आपको देता हूँ इसके लिए।
ऋषभ का आंसर करेक्ट है, 2/3 वेरी गुड। हर्षिल का आंसर भी सही, काफी लोगों का सही आंसर आ गया। हाँ चलिए। ठीक है, 2/3। अब ध्यान दीजिए, बहुत सीधा सा सवाल है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, 0 to 1 एफ इनवर्स वाई डी वाई। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप इसको समझ लीजिए, कुछ लेट कर लीजिए एफ इनवर्स वाई को, है ना। मान लीजिए कि आपने एक्स लेट कर लिया, एक्स कर ले टी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी कर लिया तो वाई बराबर एफ ऑफ टी हो जाएगा। देखो तो डी वाई किसके बराबर होगा, एफ डैश टी डी टी। तो ये कितना हो गया बेटा, टी एफ डैश टी डी टी। अब आपको लिमिट पुट करनी है बस बेटा, लिमिट पुट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो अब लिमिट को समझो, ये 0 है, ये 1 है, तो ये y1 है, y1 है, तो आपको देखना है y1 है तो t कितना है। हाँ तो आप इससे समझिए कि आपको f0 0 दिया है और f1 1 दिया है। तो f0 0 का मतलब क्या है कि जब t 0 है तो y भी 0 है, t 0 है तो y भी 0 है, t 1 है तो y भी 1 है। तो अगेन लिमिट कितनी होगी, 0 to 1। बाय पार्ट एफ डैश आ गया तो दिख ही रहा है, बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस 0 to 1 एफ टी डी टी। वैल्यू डाल देंगे, आंसर 2/3 करेक्ट है। सबका यही आ रहा है, एक बार यस और नो बोल दें फटाफट जल्दी से। सबको समझ में आ गया ना। यहाँ से देखा 0 to 1, 0 पे 0 मतलब t 0 तो y 0, t 1 तो y 1। अब इसी में का एक और सवाल दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, है ना, जिसको घर पे सोचना है। ये भी अच्छा सवाल है, पहले वाले से थोड़ा ज्यादा अच्छा सवाल है ना, इस पे विचार कीजिएगा। इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, if f and g are fx and gx are, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other such that, या एंड भी लिख सकते हो, f of 1 बराबर है 2 और f of 2, f of 1 बराबर है 2 और f of 5 बराबर है 10, then find value of value of निकालनी बेटा आपको 1 से 5 fx dx प्लस 2 to 10 fy gy dy, ये वैल्यू निकालिए बेटा। 1 से 5 fx dx, 2 to 10 gy dy। इस पहले वाले से अच्छा सवाल है थोड़ा ज्यादा, है ना, है उसी तरह का। और इसका आंसर मैं कल बताऊंगा, ये आप घर पे सोचिएगा, इसका अच्छा सवाल है आंसर। अमित लिख रहा है तो ज्यादा ही अच्छा नहीं है, नहीं सवाल वाकई में अच्छा है। और इसको क्या है, कई बार बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा भी जाता है। एक जगह आएगा ये सवाल जहाँ इसी सवाल को एक अलग तरीके से पूछा जाएगा और शायद आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, और मैं बताऊंगा फिर कि ये वो वाला सवाल है जो एक रोज हमने किया था, ऐसे में याद भी दिलाऊंगा। चलिए अब अपन आगे बढ़े, इसको तो आप कर ही लेंगे, है ना, होमवर्क में कल इसको अपन डिस्कस करेंगे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अपने पास 3 बेसिक मेथड थे जो मैंने आपको सिखा दिए। हाँ 3 बेसिक मेथड थे जो मैंने आपको सिखा दी कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस आ गया, बाय पार्ट्स में क्या चेंजेस आ गया, 3 बात हमने सीखी। अब हम पर्टिकुलर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना।
तो अब आओ बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तीन तो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आप लिखें, ए टू बी एफ टी डी टी आप लिखें, या ए टू बी एफ पी डी पी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब सेम होते हैं, है ना। सेकेंड आप लिखें बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर आप इसकी लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो आप इसको माइनस में लिख सकते हैं। आप इसकी लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो आप इसको माइनस में लिख सकते हैं। और तीसरा, अगर दोनों लिमिट सेम है दैट इट मींस दिस इज जीरो विदाउट सॉल्व, है ना। तीनों को आसानी से हम देख भी सकते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी है तीनों। जैसे इस प्रॉपर्टी को आपको देखना है तो आप समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अब मैंने अगर पुट कर दिया समझो x को t, तो dx dt हो जाएगा, तो dx dt हो जाएगा, तो ये चीज तो वही रहने वाली ना बेटा, ए टू बी एफ टी डी टी। बताओ क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो हम सब्स्टिट्यूशन से देख सकते हैं कि यार ये एक ही चीज है। मैं यहाँ वेरिएबल x लिखूं, t लिखूं, p लिखूं, z लिखूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दूसरा ये है कि लिमिट इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, लिमिट इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये भी आप आसानी से देख सकते हो भाई, अगर आपको पता है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है ना, अगर आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, जी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स अगर आपको पता है जी एक्स है, तो ये जो ए टू बी होगा एफ एक्स डी एक्स, है ना, माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जी एक्स ए टू बी, ए टू बी बी टू ए, तो बी टू ए वाले को सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये बी टू ए हो जाएगा। तो ये माइनस के जी ए माइनस जी बी तो होगा, तो ये भी तो जी बी माइनस जी ए ही होगा, और जी बी माइनस जी ए एफ एक्स का होता है, तो दूसरा भी आप देख सकते हैं, ये भी तो जी बी माइनस जी ए ही होगा, और ये भी जी बी माइनस जी ए आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जी एक्स ए टू बी मतलब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो दूसरी भी वही चीज। थोड़ा सा नहीं दिख रहा ना, अभी मैं दिखा देता हूँ जो भी नहीं दिखा, है ना। अरे वो तो मैं ले जाऊंगा। और थर्ड तो नजर आ ही रहा है, अगर दोनों लिमिट सेम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जीरो है। यहां से भी देख सकते हैं कि अगर दोनों लिमिट सेम है, दोनों लिमिट सेम है, तो ये बराबर ये, तो ट्वाइस ऑफ दिस बराबर जीरो। बेसिक प्रॉपर्टी है, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। आप लिख लें, इनके प्रूफ भी चाहें तो लिख लें, और फिर उसके बाद डन बोलें। एक आध दो छोटे छोटे सवाल इस पे मैं करवाऊंगा, है ना। पहले लिखें,
हो गया। चलिए क्या कह रहा है बच्चा, कुछ लिख रहा है यार खतरनाक सा। सर आप जो नंबर भेजे वो कौन थे और उस नंबर का क्या करें? मुझे नहीं पता क्या करें, तुम्हें क्या बताऊं। चलो चलिए कुछ सवाल लिखे हैं आसान से। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ I1 इक्वल्स टू है 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx एंड I2 इक्वल्स टू है 0 to 1 e की पावर x अपॉन x प्लस 1 dx, then find I2 upon I1, then find I2 upon I1। I1 है बेटा 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx एंड I2 इक्वल्स टू है 0 to 1 e की पावर x अपॉन x प्लस 1 dx, देन फाइंड I2 अपॉन I1। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? I2 अपॉन I1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये एक्चुअली क्या है, इसमें इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना है, आपको एक इंटीग्रेशन को जोड़ तोड़ करके दूसरे में कन्वर्ट करना है। एक इंटीग्रेशन को जोड़ तोड़ करके दूसरे में कन्वर्ट करना है, सोल्व नहीं करना है। जिसमें एक सवाल कर, इसी को मैं करता हूँ, फिर अगला सवाल इस टाइप का एक तुम्हें दूंगा करने के लिए। जैसे ये I1 लिखा हुआ है, ये I1 लिखा हुआ है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि मैं अगर एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लूं तो 2x dx dt हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा लिमिट तो सेम रहेगी, x 0 पे t 0, x 1 पे t 1, x dx dt हो जाएगा e की पावर t dt अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा, और ये हाफ आगे आ जाएगा, ये 1/2 भी लिख लो चलो। तो अब ये 1/2 तो बाहर है, ठीक है, ये 0 to 1 है, ये e की पावर t dt हो गया। अब जो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी उससे ये चीज और ये चीज सेम मानी जाएगी। जो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी उससे ये और ये क्या मानी जाएगी? सेम मानी जाएगी। तो हम इसको कितना लिख देंगे बेटा? I2 अपॉन 2। तो जो मुझसे I2 अपॉन I1 का रेशियो पूछा है वो बेटा 2 आ जाए, मतलब एक इंटीग्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना, ये सवाल। अब मैं इसी तरह का सवाल एक तुम्हें देता हूँ, इसी तरह का एक सवाल तुम्हें देता हूँ। इफ I1 इक्वल्स टू है 1 से 2 e की पावर x अपॉन x dx एंड I2 इक्वल्स टू है e स्क्वायर टू e dx अपॉन ln x, देन फाइंड I1 प्लस I2। चलो करो भाई, ये सेम सवाल तुम्हारे लिए था। इफ I1 है 1 से 2 e की पावर x अपॉन x dx एंड I2 है e स्क्वायर टू e dx अपॉन ln x, देन फाइंड I1 प्लस I2। चलिए सोचिए, विचारिए, करिए।
आ गया सही आ रहा है आंसर, बिल्कुल जीरो आ रहा है। करेक्ट आंसर जीरो है। काफी सारे लोगों का जीरो आ गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। कई सारे लोगों का जीरो आंसर आ रहा है बेटा। हाँ, एक्स को एल एन टी पुट कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ई की पावर एक्स को टी पुट कर दो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। भाई आप अगर इसी से करना चाहते हैं तो ई की पावर एक्स, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब ई की पावर एक्स को टी ले लो, है ना। अब लेट ई की पावर एक्स को टी ले लो, तो एक्स बराबर एल एन टी हो जाएगा। अब आई वन कितना हो जाएगा, ये वन, अगर ये ई से ई स्क्वायर हो जाएगा, डी टी अपॉन एल एन टी हो जाएगा। इसकी लिमिट को चेंज कर देंगे बेटा, तो ई स्क्वायर टू ई हो जाएगा, डी टी अपॉन एल एन टी हो जाएगा। ये बन गया बेटा। तो आई वन बराबर माइनस आई टू आ गया, तो आई वन प्लस आई टू बराबर जीरो आ गया। करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा टफ सवाल बनाया जाए, है ना। तो थोड़ा सा टफ करते हैं इसको, थोड़ा सा टफ करें इसको। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -4 से -5 ई की पावर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 इंटू 1/3 से 2/3 ई की पावर एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 9 भी आगे ले लीजिए, इंटू डी एक्स। चलिए इसकी वैल्यू निकालिए। सवाल है आपका -4 टू -5 ई की पावर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 1/3 से 2/3 ई की पावर 9 एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताइए आंसर, देखिए सोचिए। हुआ क्या बेटा, कि गुम गए सारे के सारे ही।
ज्यादा टफ हो गया दिखता है, ऐसा लग रहा है मुझे। अर्चित का आंसर आ गया शायद। चलिए आइए, मैं करता हूँ इसको। सीधा सा सवाल है। -4 से -5 है। यहाँ कुछ मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, ये 9 को अंदर में भेज दूं तो ये 3x - 2 का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ, मान लीजिए t लेट कर लिया, और यहाँ पे 3x - 2 को मान लीजिए p लेट कर लिया। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, 1 से 0 e⁻t² dt। और यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 डालोगे तो -1 से 0 e⁻p², और ये dp अपॉन 3, तो इस 3 से 3 की करें। अब हम देख रहे हैं दोनों इंटीग्रेशन सेम है? एक जगह e⁻t² बना, एक जगह e⁻p² बना dp। जो चीज दिक्कत दे रही है ना बेटा, वो ये -1 है। अगर ये -1 हो गया ना, तो थोड़ा सा काम बन जाए। अब इस -1 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन और लगा देता है, एक सब्स्टिट्यूशन। क्या लगा देता हूँ इस वाले इंटीग्रेशन में, p को -z ले लेता हूँ, p को -z ले लेता हूँ। तो p को -z लूंगा तो देखो बेटा, ये 1 से 0 e⁻z² dz का -dz हो जाएगा। तो अब देखो क्या नजर आ गया तुम्हें, 0 to 1 e⁻t² dt माइनस 1 to 0 1 to 0 e⁻z² dz। अब हमें पता है दोनों सेम, कट के 0, दोनों सेम है तो कट के 0। चलिए अब थोड़ी सी मेन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये तो तीनों बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब थोड़ी सी मेन प्रॉपर्टी पे मैं आता हूँ, और प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हम आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इफ फंक्शन f(x) change its definition, if function f(x) change its definition at c1 and c2, if function f(x) change its definition at c1 and c2, कोई पॉइंट है c1 c2 जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इफ फंक्शन f(x) change its definition at c1 and c2, और ऐसे भी लिख सकता हूँ डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ये एंड पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। देन a to b f(x) dx को, a to b f(x) dx को आप ब्रेक कर सकते हो a to c1 f(x) dx प्लस c1 to c2 f(x) dx प्लस c2 से b f(x), है ना। अब मेरी बात को समझो, इंटीग्रेशन को ब्रेक तो आप हमेशा कर सकते हैं, चाहे उस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन सेम हो या अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस ब्रेक करते वक्त ध्यान क्या रखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेक करते वक्त ध्यान ये रखना चाहिए कि ये C1 है तो ये भी C1 है, और ये C2 है तो ये भी C2 है। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना। अच्छा, ब्रेक ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है वहीं पे ब्रेक करें, डिफाइन हो रहा है तो भाई एक इंटीग्रेशन है। जैसे अपने याद है वो अपने वो एरिया वाला एक सवाल किया था, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे वो एरिया वाला सवाल नहीं किया था अपन ने, तो जैसे अपन ने ये एरिया बनाया था तो इसका एरिया हाफ आया था, है ना। अब मैं कहूँ कि भाई जैसे ये 0 से 1 में हाफ आया था, अगर मैं इसको दो टुकड़ों में निकालूं, 0 से हाफ और हाफ से 1, तो दोनों एरिया को जोड़ूंगा तो भी एरिया हाफ ही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या मैं इसको 3 टुकड़ों में भी कर सकता हूँ। तो ब्रेक तो आप तब भी करके लिख सकते हो जब फंक्शन कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस है तो ब्रेक नहीं कर सकते। भाई आप 0 से 1 है x dx को, इसको आप ऐसे भी कर लें हाफ हाफ से 1, तो कोई आंसर पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन डिसकंटिन्यूस है या फंक्शन अपने वहां पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो फिर ब्रेक करना ही करना है, फिर बिना ब्रेक करे काम नहीं होगा, है ना। नहीं कर रहा है तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ कि भाई डिसकंटिन्यूस है तो भी ब्रेक होगा, तो ऐसे ब्रेक तो आप कहीं भी कर सकते हो, वो कोई मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन डिसकंटिन्यूस या फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो फिर ब्रेक करना ही पड़ेगा, ब्रेक करके ही उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। अब आप इसको लिख के डन बोलो, फिर अपन सवाल करेंगे। आप इसको लिख के डन बोलो तो फिर अपन इसको सवाल करेंगे, समझेंगे कि क्यों ऐसे सवालों में हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है। हाँ चलो, तो सवाल की शुरुआत करते हैं। काफी सारे सवाल इसमें करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहला सवाल लेता हूँ। मेरा सवाल है 2 से 5 एफ एक्स डी एक्स, वह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया, x+3 x लेस देन 3 और 3x² + 1 x ग्रेटर देन, जैसे ये दे दिया। अब मुझे दिख ही रहा है कि 3 से छोटे के लिए अलग फंक्शन है, 3 से बड़े के लिए अलग फंक्शन है। तो अब मुझे अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये तो दिख ही रहा है, इसमें क्या सोचना निकालना बोलना है कि भाई इसके मुझे दो टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 से 3, और 2 से 3 में फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, x+3, और एक टुकड़ा करना पड़ेगा 3 to 5, और 3 to 5 में फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है तो ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं करता तो नहीं करना पड़ेगा। चलो सोल्व करके आंसर बता दो फटाफट क्या आ रहा है। सोल्व करके आंसर बता दें फटाफट क्या आ रहा है। पहले वाले को इंटीग्रेट कर लो बस, अब तो हो जाएगा x² 3x, x³ + x, वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो और आंसर बता दो क्या आ रहा है। टू 211/2 करेक्ट आंसर आएगा बेटा इसका, 211/2। अब जैसे ये सवाल है मैक्सिमम, अब याद है मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल अपन ने कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी में बहुत सारे किए थे। तो अब हमें पता है कि साइन कॉस π/4 पे बराबर होते हैं। π/4 के पहले कॉस बड़ा होता है और π/4 के बाद साइन बड़ा होता है। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो अपन छोटा सा है तो बिना ग्राफ के भी देख सकते हैं कि 0 से पहले कॉस बड़ा होता है, π/4 के बाद साइन बड़ा होता है। तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 0 to π/4, 0 to π/4 में कौन बड़ा होता है, कॉस, और π/4 से पाई इसमें कौन बड़ा होता है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ये।
सबको एक बार यस और नो बोलना है। सबको बात समझ में आ रही है? ये यस और नो बोलना है एक बार, है ना? ठीक है, चलिए कंप्लीट करिए 2 को। अरे बेटा, इसका ग्राफ बना के देखो ना, ऐसे क्या करते हो आप लोग? क्या है, खुद से फटाफट कॉपी में कुछ नहीं करना चाहते हो। अब जैसे मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम कॉसेक साइन एक्स, अब मैंने ये लिख दिया, तो मुझसे पूछ रहे हो सर एक बार फिर से बता दो। ये नहीं कि साइन कॉस का ग्राफ कॉपी में फटाफट बना के देख लें, है ना? मुझसे पूछने की जगह, मतलब मैं ऐसे इसलिए कहता हूँ कि भाई अपने को खुद का डेवलपमेंट करना है। मेरा तो हो चुका, मेरा और क्यों कराते हो? ये नहीं कि इसको आप सर कह रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आया तो मैं फटाफट ग्राफ बना के देख लूँ इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पर याद ही नहीं होगा, क्या देखोगे, भूल गए होंगे सर। मैं तो बता दूंगा, पर ऐसा नहीं, अगर आपको एडवांस में सेलेक्ट होना है तो इतने इतने एफर्ट खुद से लगाने पड़ेंगे। नहीं लगाओगे तो फिर गड़बड़ है। ये अपन साइन कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ये कॉस एक्स, ये साइन एक्स, ये पाई बाय 4। पाई बाय 4 के पहले कौन बड़ा होता है? कॉस। पाई बाय 4 के बाद कौन बड़ा हो जाता है? साइन। अब इतना सा काम तो खुद से कर लिया करो यार। हैं? ऐसे इसलिए कह रहा हूँ अपन एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाना सीखो, नहीं तो पीछे रह जाओगे सबसे। जो लोग मतलब इतने से एफर्ट खुद से नहीं लगा रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये, कि अगर इतने से एफर्ट खुद से नहीं लगाओगे तो सारी दुनिया से पीछे रह जाओगे। चलो, आंसर आ गया इसका। √2 आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है तुम। चलिए, और एक छोटा सा सवाल लेते हैं। -π/2 से 3π/2, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स आ गया तो ये इंटरवल टू इंटरवल डिफाइन होगा, यस तो नो? साइन इनवर्स साइन एक्स आ गया तो ये इंटरवल टू इंटरवल डिफाइन होगा। अब वो अलग बात है कि डेफिनेशन भी आप भूल गए हो, तो फिर तो क्या कर सकते हैं, याद तो रखना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ आसान याद रखें। अगर आसान भी याद रखेंगे तो आईआईटी में 2000 रैंक कहीं नहीं जाएगी बेटा। लेकिन ऐसा नहीं, ये भूल जाएंगे तो फिर नहीं काम चलेगा, है ना? ये सब भूल जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये आसान है, ये तो ऐसे तो आना चाहिए कि भाई साइन कॉस 0 से π/, तक कॉस बढ़ा, फिर उसके बाद साइन बढ़ा। -π/2 से π/2 तक तो क्या होगा? साइन एक्स का एक्स, और एक्स के बाद कितना होगा? पाई माइनस एक्स। तो ये -π/2 से π/2 तक तो साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, और π/2 से 3π/2 तक कितना होता है? पाई माइनस एक्स। इंटीग्रेट कर दें और आंसर, इंटीग्रेट करिए और आंसर आ जाएगा। अब चलिए, ये मैंने आपको कह दिया। अब इसमें हम हमारे फेवरेट सिंबल वाले सवाल लेंगे। फेवरेट सिंबल मतलब मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट वाले। चलिए, हाँ, तो पहले आज मोड वाले सवालों की प्रैक्टिस कराता हूँ। इसको फटाफट पूरा करके आंसर निकाल लीजिए, फिर हम कुछ मोड वाले सवाल लेते हैं।
तो कुछ सवाल मैंने लिख दिए हैं। -1 से 4 mod x - 2 mod x - 3 dx, -1 से 1 x² - x dx, 0 से पाई √1 + cos 2x अपॉन 2 dx, 0 to पाई mod 1 + 2 cos x dx, -1 से 3/2 x sin π/x dx। ध्रुवा पूछ रहा है सर आपने π/2 पे ब्रेक क्यों किया? बेटा ITF निकाल के साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखना या उसको डिफाइन करना सिखाया हो तब देखना कि साइन इनवर्स साइन जो होता है ये -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 में अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। थोड़ा बहुत याद रखो, आसान। बार बार कहता हूँ मैं आप लोगों को, आसान को रिवाइज करते रहो, आसान को मत भूलो। आसान को भूलोगे तो IIT टफ लगेगी और आसान को याद रखोगे तो IIT आसान लगेगी। और सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? क्या जरूरी है? आसान। वेरी गुड। यशवंत ने जवाब दे दिया, सुंदरम ने जवाब दे दिया और विशेष ने जवाब दे दिया, अहमद ने दे दिया, अमित ने दे दिया, हर्षिल ने दे दिया, प्रज्वल ने दे दिया, शिवम ने दे दिया। शिवम तो नालायक है, शिवम का गलत जवाब है। हिमांशु ने दे दिया, मनीष ने दे दिया, रोहित ने दे दिया, संजीव ने दे दिया। हाँ, तो सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। अच्छा, अब शिवम ये बोल रहा है कि सर मैं आपको हंसाने के लिए बोला था। बड़ा ध्यान है तुम्हें मेरी मुस्कुराहट का। चलो अब मोड वाले सवाल पे आ जाते हैं। तो मोड अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करता है? हमेशा दिमाग में रखें, सेट करके रखें कि मोड अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करता है? जहाँ अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होती है। मोड अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करता है? जहाँ अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होती है। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ कहाँ पे जीरो होती है। तो अब यहाँ तो आसानी से दिख रहा है कि यार 2 और 3 पे ये डेफिनेशन चेंज करेगा। तो ये जो फंक्शन है ये 2 और 3 पे डेफिनेशन चेंज करेगा। तो मेरा इंटीग्रेशन ब्रेक होगा बेटा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। ये इंटीग्रेशन मेरा ब्रेक होगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, वही मॉड डिफाइन करना है और तो क्या करना है। तो 1 से 2 में कोई भी एक वैल्यू ले लो 3/2। 3/2 पे ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, इस मॉड के भी अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव। तो भाई दोनों मॉड कौन से साइन के साथ खुल जाएंगे? माइनस। बस ऐसे डिफाइन करते जाओ और कुछ भी नहीं करना है, बस डिफाइन करना है। अब आप 2 से 3 करोगे तो 2 से 3 के बीच में ये वाला मॉड तो प्लस, ये वाला माइनस। ये आपका प्लस हो गया, ये अभी भी माइनस हो गया। और इस इंटरवल में दोनों मोड आपके कौन से साइन के साथ खुल जाएंगे? दोनों मोड कौन से साइन के साथ खुल जाएंगे? वेरी गुड। गगनदीप का आंसर भी आ गया है। गगनदीप ने लिख दिया है कि फाइनल आंसर सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है? 13/2। ऐसा गगनदीप ने लिखा है। मुझे नहीं पता उसने सही लिखा है गलत लिखा है, बाकी लोग कंफर्म करें। तो ये जैसे आपका कितना बन जाएगा? -2x + 5 बन जाएगा। अर्चित कह रहा है आंसर 5 आ रहा है। अच्छा, तो इसके बाद भी गड़बड़ गड़बड़ है। चलो देखो बाकी लोग सोल्व करो, कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब कुमार जी लिख रहे हैं आंसर 6 आ रहा है। वाह कुमार वाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा कुमार, बहुत अच्छे। ध्रुव का 7 आंसर आ रहा है। कितने टैलेंटेड हो तुम।
मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाने का मिला। टैलेंटेड कैसे? टैलेंटेड ऐसे बेटा कि साधारण बच्चा जब इंडेफिनेट करता है तो उसका आंसर अलग आता है, लेकिन टैलेंटेड बच्चे जब डेफिनेट का सवाल करते हैं तो भी उनका आंसर अलग आता है। ये टैलेंट है। टैलेंटेड बच्चे जब डेफिनेट का सवाल करते हैं तो भी उनका आंसर अलग आता है। ये टैलेंट है। चलिए, अच्छा, अब कुछ लोग फाइनल कर रहे हैं और फाइनल आंसर 5 बता रहे हैं। अब अजय कुमार ने एक नया आंसर दिया है 9। वाह भाई वाह। अजय कुमार ने एक और नया आंसर दे दिया है 9। पर ज्यादातर लोगों का आंसर 5 आ रहा है, तो फाइनल आंसर 5 ही रखते हैं फिर। बिल्कुल 5 ही रखेंगे। करेक्ट आंसर 5 है। बाकी लोग अपना प्लस माइनस चेक करें। करेक्ट आंसर 5 है, तो बाकी लोग अपना प्लस माइनस चेक कर लें। चलिए सेकंड पे आ जाइए। सेकंड को अगर हम देखें, इसका करेक्ट आंसर 5 ही लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के 5 ही आंसर आ रहा है, तो 5 ही लेके चलिए। सेकंड के लिए अगर हम देखें तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, आप अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो करें तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 0 और 1। अब ओबियसली 1 तो बाउंड्री पॉइंट है, तो 1 अगर बाउंड्री पॉइंट है तो हम इसको ब्रेक करेंगे कहां से कहां तक, -1 to 0 और 0 to 1। अब -1 to 0 में अंदर वाली जो क्वांटिटी होगी वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। चेक करो, x² - x है। मान लो आपने -½ डाला तो 1/4 और पॉजिटिव होगी, तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, और 0 to 1 में ये नेगेटिव साइन के साथ। फाइनल आंसर दीजिए, इसका सिंप्लीफाई करिए और फाइनल आंसर बताइए।
चलिए, सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया? फिफ्थ का आंसर 1 आ रहा है, फाइव का आंसर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, हम लोग बताते जा रहे हो, आंसर लिखता जा रहा हूँ मैं, सही से बताना। फिफ्थ का आंसर 1 आ रहा है ना? होगा -12, -12 मतलब 2 पाई बाई 3। ये 2 पाई बाई 3 पे अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। हाँ, 0 से 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 से पाई ये बनेगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क आप लोगों को पता ही है ना? होमवर्क आप लोगों को पता है। ठीक है, ओके, तो यहीं तक रखें, मीटिंग क्लोज करें। चलो, ऑफलाइन वालों के बराबर ही चल रहे हैं बेटा, अपन कोई पीछे पीछे नहीं है ऑफलाइन वालों से, बराबर ही है ना? चलो, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो बेटा, मीटिंग क्लोज करते हैं। सिक्स का आंसर आई थिंक 2 ही आना चाहिए वैसे तो। चलो ठीक है, अब क्लोज कर रहा हूँ मैं मीटिंग। चलो ठीक है, 2 आएगा, 2, सिक्स का आंसर 2 है मेरे पास, है ना? चलिए, ठीक है बेटा, मीटिंग क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं।